वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। आज का ये हमारा सोयल साइंस के लेक्चर 3 का पार्ट 2 वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पेडोलॉजी किसे कहते हैं, एडेफोलॉजी किसे कहते हैं, सोयल प्रोफाइल, टेक्सचरल क्लासेज, सोयल स्ट्रक्चर एंड सोयल टेक्सचर, टाइप ऑफ सोयल स्ट्रक्चर, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोयल कंसिस्टेंसी, सोयल कलर, फील्ड एयर कैपेसिटी एंड सोयल टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं सोयल कंसिस्टेंसी किससे कहते हैं। ये एक मिट्टी का गोला है, ये दूसरा मिट्टी का गोला है। ये तो है सूखी मिट्टी का गोला और ये है गीली मिट्टी का गोला। तो ये जो सूखी मिट्टी का गोला है, अगर इसे हम हाथ से दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, और जबकि ये जो गीली मिट्टी का गोला है वो हाथ से दबाने पर आसानी से दब जाएगा। इसका मतलब जो सोयल कंसिस्टेंसी है वो किसकी ज़्यादा है, वेट सोयल की सोयल कंसिस्टेंसी ड्राई सोयल की तुलना में ज़्यादा है। तो सोयल कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ सोयल फॉर्मेशन टू डिफॉर्मेशन और रप्चर, मतलब उसके टूटने की, जो दबने की, टूटने की, रेसिस्ट करने की जो उसकी प्रॉपर्टी, उसे सोयल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब सेकंड है सोयल कलर। सोयल कलर किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, जो सोयल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उसके ऊपर सोयल कलर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उसका कलर ब्लैक होगा या डार्क कलर की होगी। अगर आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है तो रेड, ब्राउन या येलो कलर का होगा। और अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें वाइट या ग्रे कलर होगा। अब देखते हैं सोयल लेयर किससे कहते हैं और सोयल लेयर का क्या क्या एटमॉस्फेयर, और ये सोयल लेयर में और एटमॉस्फेरिक लेयर में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट में पाए जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंट है। मान लो ये अर्थ है और ये सोयल है, यहाँ पे कोई पेड़ उग रहा है तो यहाँ के जो अर्थ के नीचे की एयर है उसे सोयल एयर बोलेंगे, और ये जो ऊपर है अर्थ के ऊपर ये जो पेड़ है, यहाँ पे जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, इसको एटमॉस्फेरिक एयर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर में एयर का एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का कंटेंट 20.60 होता है और CO2 का 0.25 to 1 एंड N2 79.2। एटमॉस्फेरिक में तो सबको पता ही है, जैसे कि ऑक्सीजन पाया जाता है 20.96 एंड CO2 0.3 या 0.03% एंड नाइट्रोजन सेम एज इट इज सोयल एयर एंड एटमॉस्फेरिक 79.2। अब आगे देखते हैं फील्ड एयर कैपेसिटी किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सोयल एट फील्ड कैपेसिटी। और सोयल टेम्परेचर, जो रूट डेवलपमेंट के लिए जो सोयल टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 से 27 डिग्री सेल्सियस, और क्रॉप डेवलपमेंट के लिए 15 से 45 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और सोयल टेम्परेचर, जैसे अगर डार्क सोयल है तो उसका जो सोयल का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू लाइट कलर सोयल में। और जैसे कि डार्क कलर की सोयल है उसका सोलर रेडिएशन 86% होता है, और एलुवियल सोयल का 40% होता है, एंड ग्रास कवर्ड सोयल का 60% होता है। और इसका वो सोयल रेंज होती है 0.20 to 0.23, ये उसकी सोयल रेंज है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सोयल वाटर की। सोयल वाटर होता क्या है, इससे पहले इसमें देखेंगे हम दो बेसिस के ऊपर सोयल वाटर का क्लासिफिकेशन किया गया। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल वाटर एंड देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर है वो 3 प्रकार का है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। और सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुपरफ्लूअस, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। फिर 3 कॉन्सेप्ट और है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट एंड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ये जो 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं हमारे लिए छोटे छोटे से, अगर हम इनको समझ लेंगे तो इससे आसानी होगी कि
ये जो सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन किया गया है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं। ये एक बर्तन है, इसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं और इनमें पानी भर देते हैं हम। अब इसमें से सॉइल को बाहर निकाल देंगे तो जो पानी है वो इसी बर्तन में रह जाएगा। जो सॉइल के मैक्रोपोर्स का पानी है वो ही केवल बाहर आएगा, जो सॉइल के माइक्रोपोर्स में जो पानी था वो इसी के अंदर रह जाएगा। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। मतलब माइक्रोपोर्स किसे कहते हैं, 0.06 mm से ज़्यादा जिनका डायामीटर होता है उनको बोलते हैं मैक्रोपोर्स, और 0.06 mm से कम जिनका डायामीटर होता है उनको बोलते हैं माइक्रोपोर्स। से लास्ट लेक्चर में भी बताया था। फिर इसमें आगे देखेंगे कि इसमें जो पानी रह जाता है मैक्रोपोर्स से जो पानी बाहर निकल जाता है, और ओनली माइक्रोपोर्स में जो पानी रहता है, और इसका जितना कंटेंट इसमें मॉइस्चर रहता है सबके बाद उसको बोलते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी। और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट किसे बोलेंगे हम, ये अर्थ है और यहाँ पे ये पेड़ उगा हुआ है। अब इस ज़मीन में जितना पानी, उस पानी को तो इस पेड़ ने ऑब्जर्व कर लिया, अब इसको पानी देने की अवस्था आ गई, लेकिन अब इसमें पानी इसको मिल नहीं रहा है। तो जब पेड़ को पानी देना बंद कर देते हैं तो इसके जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर नीचे ज़मीन पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस अवस्था को या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और नंबर 3 हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ये भी मॉइस्चर कंटेंट है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इसमें क्या होता है, ये एक सिद्धांत पे काम करता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन काम करती है। ये मिट्टी है, इसको इसमें डाल देंगे तो इसको 1000 पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाएंगे तो जिस मिट्टी में जितना भी पानी का कंटेंट होगा वो सब निकल जाएगा, और जो पानी का कंटेंट इसमें बचेगा उसको अपन हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोलेंगे। और इसका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितना होता है, 31 ATM से 1000 ATM इसका कंटेंट होता है। अब इसकी pH वैल्यू देखेंगे, जैसे कि pH वैल्यू है जो कि एसिडिटी या बेस को बताती है, ऐसे ही एक pH वैल्यू होती है पावर ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी के लिए कितनी होती है, फील्ड कैपेसिटी के लिए होती है 0.1 to 0.3 एटमॉस्फेयर, एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के लिए होती है 15 एटमॉस्फेयर, एंड देन हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए 31 एटमॉस्फेयर। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए सबसे ज़्यादा pH वैल्यू होती है। इसका मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो pH वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे हम इसमें कि इनका जो डिवाइडेशन है वो कैसे किया गया। तो इसको मैं एक लाइन बनाती हूँ, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, और ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। अब हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का pH वैल्यू था 31 और इसका 15, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का 15 था, एंड फील्ड कैपेसिटी का 0.1 to 0.3 ये हो गया इसका। अब इसमें सबसे पहले दे रखा है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। इसमें सबसे फर्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, pH वैल्यू इसकी फोर्स है वो 31 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा, मीन्स इधर की साइड में जो वाटर होगा उसे बोलेंगे अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। 31 ATM से लेकर 1000 ATM तक ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड देन कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल जो वाटर है वो फील्ड कैपेसिटी से नीचे जितना भी पानी पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये हो गया ग्रेविटेशनल वाटर। एंड देन कैपिलरी वाटर, फील्ड कैपेसिटी से लेकर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक जितना भी पानी होता है उसे बोलते हैं अपन कैपिलरी वाटर। ये हो गया कैपिलरी वाटर, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कैपिलरी वाटर भी इतना है कि उसको
कंप्लीट जो कैपिलरी वाटर है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर इसके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। जो सुपरफिशियल वाटर है वो 0.3 एटमॉस्फेयर से कम पाया जाता है, तो जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसे सुपरफिशियल वाटर बोलते हैं। और जो अवेलेबल वाटर है वो 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके परमानेंटबिलिटी पॉइंट तक यानी कि PWP तक 0.3 to 15 तक ये अवेलेबल वाटर है। एंड देन 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अनअवेलेबल वाटर है। तो अब इसमें देखेंगे कि अवेलेबल वाटर कितना है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो है 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर 15 एटमॉस्फेयर तक, मीन्स फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जनरली कि इनका जो फील्ड कैपेसिटी है इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है और परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट की पीएफ वैल्यू कितनी होती है, और ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट है इसकी कितनी होती है पीएफ वैल्यू। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की तो 31 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पे ये पाया जाता है, तो इसकी पीएफ वैल्यू होती है 6। एंड कैपिलरी वाटर है उसकी होती है अपनी पीएफ वैल्यू 4.2 परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे हो गई। और जो फील्ड कैपेसिटी है वहाँ पर फील्ड कैपेसिटी की हमने देखा ही है 2.54 एंड परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे 15, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर 31। अब इसमें जो अवेलेबल वाटर है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो उसके लिए पाया जाएगा कि 2.54 to 4.2 जहाँ तक अवेलेबल वाटर है, और अनअवेलेबल वाटर 4.2 to 31। कैपिलरी वाटर के लिए भी ये यूज़ करेंगे 2.54 to 4.2। और अगर कैपिलरी वाटर के लिए ऑप्शन में दे दिया जाए, अगर उनमें ऑप्शन में वो 2.54 to 4.2 एंड 2.54 to 6, देन ऑप्शन आपको करेक्ट रहना है 2.54 to 4.2। तो ये आपन का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सोइल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप गो फॉर एग्रीकल्चर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल को